नमस्कार। विवेचना.com पर मैं हूं डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, प्रयागराज से। आज भी हमारा विषय वही है कि क्या भारत में प्राचीन काल में या आधुनिक काल में शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया। अभी अगर आपको स्मरण हो तो करीब 3-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा था कि ये जो वंचित होने का जो क्राइटेरिया शिक्षा और सामाजिक क्राइटेरिया है, ये कितना पुराना है। तो सरकार ने उसके उत्तर में एफिडेविट देके कहा था 1000 साल। अब सरकार के पास 1000 साल का डाटा कहाँ से एकत्रित हुआ, कहाँ से उन्होंने एकत्र किया, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी पिछले सत्र में हम लोगों ने बात किया था गांधीयन फिलोसफर धर्मपाल जी और उनकी पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, जो कि उन्होंने इंडियन ऑफिस ऑफ लंदन लाइब्रेरी इंग्लैंड से इंग्लैंड से डाटा ला करके संकलित किया है पुस्तक करीब 50 साल पहले। धर्मपाल जी कहते हैं कि ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि अभी तक हमको बताया गया है कि प्राचीन काल से लेके आज तक अर्ली ब्रिटिश पीरियड तक तथाकथित शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया और शिक्षा सिर्फ तथाकथित अपर वर्ग के, उच्च क्लास के या द्विजों के या सवर्णों के लिए ही उपलब्ध थी। वो कहते हैं कि उपलब्ध जो डाटा है वो इसका खंडन करते हैं, बल्कि स्थिति इसके टोटली विपरीत है। विपरीत का अर्थ है कि स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या, छात्रों में शूद्रों की संख्या तथाकथित द्विजों से अधिक है। और ये डाटा ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान ने 1822 से 1825 के बीच में एकत्रित किया था। अब वह 3 भाषाई जिलों की बात कर रहे हैं अपनी पुस्तक में ही पेज नंबर 29 पर कि मलयालम बोलने वाले मालाबार में द्विजों का जो प्रतिशत है वो 20% से कम है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या अधिक है। तो स्कूल जाने वाले मुस्लिम छात्रों की संख्या 27%, द्विजों की संख्या 20% से कम, जबकि शूद्रों की संख्या वह करीब 54% है। शूद्रों और अन्य, ऐसा लिखा है, शूद्र और अन्य जातियाँ, ये इसमें लिखा गया है। फिर वह वेलरी नामक एक ज़िले की बात कर रहे हैं जिसमें कन्नड़ बोला जाता है। वहाँ कह रहे हैं कि जो प्रतिशत है छात्रों की, द्विज छात्रों की, वह 33% है, जबकि शूद्र और अन्य जातियों के छात्रों की संख्या 63% है। इसी तरह उड़िया बोलने वाले गंजम नामक एक ज़िले की बात करते हैं कि वहाँ भी ऐसी ही स्थिति है, जहाँ पर तथाकथित द्विजों की संख्या, स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या द्विजों में 35% है, जबकि शूद्र और अन्य जातियों में स्कूल जाने वाले छात्रों का प्रतिशत 63.5% है। अब फिर ये कहते हैं कि तेलुगु बोलने वाले ज़िलों में स्थिति थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पर जो ब्राह्मण छात्र हैं उनका प्रतिशत 24% है, कुडप्पा में 46% है, 24% कुडप्पा में है, 46% विजयपट्टनम में है, और वैश्य की जो प्रतिशत है विजयपट्टनम में वह है 10.5 से 29%, और मुसलमानों की संख्या 1% है। परंतु शूद्र और अदर दूसरी जाति के जो छात्र हैं उनका प्रतिशत गुंटूर में 35% है, जबकि कुडप्पा में 41% है।
और विजयपट्टनम में भी 41%। यह डॉक्यूमेंट, यह डेटा इस बात का खंडन करते हैं कि भारत में कभी भी शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया। और अगर आप कौटिल्य को पढ़ेंगे तो कौटिल्य भी इसी बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि कौटिल्य विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो उन्होंने जहाँ वर्ण की व्याख्या किया है, वर्ण व्यवस्था की व्याख्या किया है, उसमें शूद्रों के लिए जो शिक्षा का बताया है, किस वर्ग में वो निष्णात हो, किस कला में वो निष्णात हो, उसके लिए उन्होंने कहा है कि वार्ता में एक्सपर्टाइज। और शिक्षा की बात जब कौटिल्य कहते हैं तो कौटिल्य कहते हैं, शिक्षा की परिभाषा दिया है उन्होंने, अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति इति विद्या। अन्वीक्षिकी मतलब दर्शन, जितने भी तरह के दर्शन हैं, खट दर्शन, त्रयी वेद, और वार्ता, और चौथा दंड नीति। दंड नीति मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकारी आदेश या सरकार के जो नियम है, यही शिक्षा के अंतर्गत कौटिल्य के अनुसार आते हैं। फिर आगे जाके उन्होंने जब वर्णन किया है कि स्वधर्म शब्द का प्रयोग किया है, एप्टीट्यूड के अनुसार, ज़बरदस्ती नहीं, जिसका जो एप्टीट्यूड हो, उसमें उन्होंने ब्राह्मण का क्या शिक्षा है, क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, धर्म का अर्थ यहाँ पे कर्तव्य है, ड्यूटी है, अधिकार नहीं, और वैश्यों का क्या कर्तव्य है, वहीं पे शूद्रों का भी कर्तव्य की बात किया है। स्वधर्मों मतलब अपने एप्टीट्यूड के अनुसार। तो उन्होंने शूद्रों के लिए कहा है कि दुजात शुश्रूषा वार्ता कार कुशीलव कर्मम च। दुजात शुश्रूषा मतलब तत्कालीन समय में जो भी सर्विस सेक्टर थे, और उस समय से नहीं, ये इवन मनु काल से ये चला आ रहा था कि सर्विस सेक्टर। फिर वार्ता के लिए उन्होंने बताया कि जितनी भी स्किल है, जितनी भी वैभव, राज्य को वैभवशाली बनाने वाली जो शिल्प हैं, कला हैं, वह सब वार्ता के अंतर्गत आती हैं, जिसमें खनिज पदार्थों का दोहन है, कृषि है, वाणिज्य है, और गायन है, वादन है, चारण, जिसको आज आप पत्रकारिता कह सकते हैं, नट या नाट्य, या जिसको आप फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री, या आज जितने भी टीवी के शोज चल रहे हैं, कपिल शर्मा शो से लेकर के जितने भी, ये सारे जो है, सारे स्किल बेस्ड लर्निंग्स जो थी, थ्योरी नहीं, स्किल बेस्ड जो लर्निंग थी, कपड़ा बनाने से लेकर के, गहने बनाने से लेकर के, हीरा जवाहरात आदि समस्त व्यापारों में जो एक्सपर्टाइज गेन करते थे, उनको शूद्रों के अंतर्गत, शूद्र कर्म के अंतर्गत रखा गया था। मनु स्वयं ये कहते हैं कि जिन शूद्रों को सर्विस सेक्टर में, दुजात शुश्रूषा सर्विस सेक्टर में नहीं जाना है, वह शिल्प कला की तरफ जा सकते हैं। शिल्प कला जिसे आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। किसी समय में हमारे यहाँ विद्या और कला दो अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी। विद्या का अर्थ था थ्योरेटिकल नॉलेज और भी विशद ज्ञान, लौकिक और पारलौकिक ज्ञान, और कला जितना था वो साइंस टेक्नोलॉजी स्किल बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत आते थे, जिसमें कार्य करने वालों लोगों को शूद्र कहा गया, या फिर जिन कार्यों को शूद्र कर्म के अंतर्गत बताया गया, डिवाइड किया गया, या जो भी आप कहना चाहें। तो प्राचीन काल से लेकर के ब्रिटिश शासन में या ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में आने के पूर्व तक शूद्र
ना कभी शिक्षा से वंचित थे, ना कभी साइंस टेक्नोलॉजी से वंचित थे, लेकिन ईसाई लुटेरों ने भारत को लूटा ही, भारत का धन लूटा, वैभव लूटा, सम्मान लूटा। भारत के जो भारत हजारों वर्षों से 1500 ईस्वी तक 35% विश्व के 35% जीडीपी का निर्माता था, फिर मुगल शासन में घट करके वो अंग्रेज़ों को आने के पूर्व तक 25% जीडीपी का निर्माता हुआ करता था, और 1900 आने तक अंग्रेज़ों के अत्याचार और उनके द्वारा भारतीय उद्योगों का नष्ट करने के कारण मात्र 2% जीडीपी का निर्माता बचा। आज तक किसी ने इस बात पे प्रश्न नहीं उठाया कि अंग्रेज़ों के आने के पूर्व जो भारत 24% 25% विश्व जीडीपी का निर्माता था, और जो 2% जीडीपी का निर्माता बचा, उनके जाने के पूर्व, उनके जाने के बाद कह लीजिए 1947 तक, इस दौरान कितने प्रतिशत भारतीय बेरोजगार हुए, उन्होंने अपने जीवन यापन का साधन गंवाया, और उसके कारण उनका क्या हुआ इन 250 वर्षों पर, इस पर आज तक कोई चर्चा नहीं होती। किसी भी देश की, किसी भी समाज की शक्ति उसके अर्थतंत्र से होता है। अर्थ ही समाज की, देश की, परिवार की, व्यक्ति की धुरी है। लेकिन अगर वो अर्थतंत्र नष्ट कर दिया जाए तो फिर उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण आज तक भारत में नहीं किया गया। अभी आप मात्र 2 साल में कोरोना के दुष्प्रभाव के कारण कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने व्यापार नष्ट हुए हैं, कितने लोगों को की दुर्दशा हुई है मरने के कारण, इस पर हम आजकल चर्चा करते हैं। लेकिन हम इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं कि 250 वर्षों में भारत के व्यापार, भारत के वाणिज्य, भारत के शिल्प आदि का जो नष्ट किया गया, और उसके कारण जो भारत में बेरोजगारी उत्पन्न हुई, उस पर भारतीय समाज और ख़ास तौर पर हिंदू समाज पर क्या उसका असर पड़ा, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। और जो अफवाह हैं उन्हीं को सच मानते हैं। कम से कम इस अफवाह का प्रामाणिक रूप से खंडन किया जा सकता है कि शूद्रों को शिक्षा से भारतीयों ने, हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने कभी वंचित नहीं किया। यह एक मात्र अफवाह है जिसको कि समस्त सूचना के संसाधनों द्वारा फैलाया गया, जो पहले अंग्रेज़ों के हाथ में थे और बाद में स्वतंत्र भारत में वो वामपंथियों के हाथ में चले गए। आज बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे और इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।